Hello friends, I am Tanisha Gangrade and you are watching TG Agri। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पेरिस कन्वेंशन के बारे में। आज के लेक्चर में हम इसमें सबसे पहले देखेंगे इसका डिस्क्रिप्शन, हम उसके बारे में बात करेंगे नेचर कैसा है इसका, फिर बात करेंगे पर्पस, क्या इसका पर्पस होता है, क्या इसके स्कोप है, प्रोविजंस ऑफ द पेरिस कन्वेंशन, इसमें क्या क्या प्रोहिबिशन है, और लास्ट में हम बात करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क एंड फाइनल क्लॉसेस के बारे में। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम पेरिस कन्वेंशन को बहुत ही अच्छे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेरिस कन्वेंशन, देखिए पेरिस कन्वेंशन हम जानते हैं फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीलैटरल ट्रीटी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर हम बात करते हैं तो टोटल इसमें 30 आर्टिकल्स होते हैं। कब साइन की गई थी? तो ये सबसे पहले 11 कंट्रीज़ द्वारा 20 मार्च 1883 में साइन की गई थी। इफेक्टिव 1884 में हुई थी। देखिए, जब कोई भी ऐसा कन्वेंशन और एक इंटरनेशनल लॉ पास होता है ना, तो उसको इफेक्टिव आने में टाइम लगता है, ठीक है। तो ये साइन है जब 20 मार्च 1883 में हुई थी, इफेक्टिव 1884 में हुई थी। अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, तो उसका अमेंडमेंट हुए थे 1979 में। इनिशियली जब साइन करी थी तब 11 कंट्रीज़ ने साइन किया था और प्रेजेंटली आज इसके पास 179 मेंबर्स है। ओके, ये हमने इसके बात करी डिस्क्रिप्शन की। अगर अब हम बात करते हैं इसके नेचर की, तो देखिए मैंने सबसे पहली लाइन में बोला था कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीलैटरल ट्रीटीज है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम, ये कैसी ट्रीटी है? ये एक पब्लिक ट्रीटी है। अगर हम नेचर की बात करें तो ये कैसे नेचर की है? बाइंडिंग नेचर की। जितने भी अडेप्टिंग स्टेट है, मतलब जिस भी स्टेट ने, जिस भी कंट्री ने इसको अडेप्ट करके रखा है, उसके लिए किस टाइप की नेचर की है? बाइंडिंग नेचर की है, ठीक है। अब क्वेश्चन कब आता है कि इंडिया ने इसको कब साइन किया था? तो देखिए 7 सितंबर 1998 में इंडिया ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था और वो उसको किसको सबमिट किया था? डायरेक्टर जनरल ऑफ वीपो को सबमिट किया था। और ये जो 7 सितंबर 1998 में जब उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था या डिपॉजिट किया था, तब 2 ट्रीटीज़ के लिए किया गया था। एक तो पहली बात है हमारे पेरिस कन्वेंशन के लिए, और सेकेंड है हमारे जो पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी है, तब इन दोनों के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ आती है, एक आती है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और दूसरा आता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन। देखिए, जब वो कंट्रीज जब भी कोई लॉ बनता है, जब उसको साइन किया जाता है तो उसे हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन। उसके बाद जो भी कंट्रीज बाद में इसमें इन्वॉल्व होती है, तो वो क्या साइन करती है? वो क्या डिपॉजिट करती है? वो साइन करती है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया ने कब साइन किया था? 7 सितंबर 1998 में। 2 ट्रीटीज़ के लिए किया था, एक फर्स्ट थी पेरिस कन्वेंशन और दूसरी थी पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं कि दोनों ट्रीटीज़ कब बाइंडिंग हुई थी, तो वो 7 दिसंबर 1998 में बाइंड हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आगे हम बात करने वाले हैं कि इसका पर्पस क्या है, ऑब्वियसली। तो देखिए, हमने सबसे पहले ही बताया था कि ये क्या करती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। क्वेश्चन इज कौन से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी 2 टाइप की होती है, एक कॉपीराइट होती है, एक इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज होती है। तो ये मेनली इंडस्ट्रियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। अब इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है पेटेंट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एंड जोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। अब इसके अगर हम स्कोप की बात करते हैं, तो अभी हमने क्या बताया कि ये मेनली किसको प्रोटेक्ट करती है? इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। तो क्या ये सिर्फ जो भी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट हैं उनको ही प्रोटेक्ट करती है? नहीं। जो पेरिस कन्वेंशन होता है वो उसका वाइडेस्ट सेंस में स्कोप है। इट मीन्स कि वो जितने भी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, उसको तो प्रोटेक्ट करेगी ही, साथ में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और नेचुरल प्रोडक्ट को भी क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। इसलिए कहा गया है कि इसका स्कोप कैसा है? वाइडेस्ट सेंस में इसका स्कोप है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम प्रोविजन की बात करते हैं। तो इसके कितने प्रोविजंस हैं? इसके टोटल 3 प्रोविजन होते हैं। कौन कौन से? नेशनल ट्रीटमेंट, राइट ऑफ प्रायोरिटी,
एंड थर्ड वन आता है कॉमन रूल। एक के बाद एक को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम प्रोविज़न की बात करें तो सबसे पहला प्रोविज़न आता है नेशनल ट्रीटमेंट। अब नेशनल ट्रीटमेंट का क्या मतलब होता है? नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब होता है इक्वल प्रोटेक्शन, है ना। अब भाई इक्वल प्रोटेक्शन तो बोल दिया, इक्वल प्रोटेक्शन से आपका क्या मतलब है? इक्वल प्रोटेक्शन से मतलब है कि आप जो प्रोटेक्शन आपके नेशन को दे रहे हो वही प्रोटेक्शन आपको दूसरे को भी देना है। इट मीन्स कि आप नेशनलिटी के बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये एक बात है कि हमने बात करी कि आपको नेशनल ट्रीटमेंट या फिर इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ये किसको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा? तो जितनी भी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स है, ठीक है, सभी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स को इक्वल प्रोटेक्शन मिलता है ना। बट क्वेश्चन इज कि फिर जो नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स है क्या उनको इक्वल प्रोटेक्शन नहीं मिलता? नहीं, ऐसा नहीं है। दो कंडीशंस यहाँ पर भी अप्लाई है जिसकी वजह से नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स को भी इक्वल प्रोटेक्शन मिलता है। क्वेश्चन इज कि ये दो कंडीशन क्या है? तो देखिए इसकी सबसे पहली कंडीशन आती है कि वो क्या होना चाहिए? डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल का क्या मतलब है? किसी नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का नेशनल किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का डोमिसाइल है जो पेरिस कन्वेंशन को अडॉप्ट किया है, तभी उसको प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। सेकंड क्या आता है? सेकंड हमारा आता है अगर जो भी इफ़ेक्टिव बिजनेस चला रहा है, जैसे किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में अगर कोई इफ़ेक्टिव बिजनेस कर रहा है तब भी उसे क्या मिलेगा? उसको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके रखी है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब यहाँ पे बात कर रही है हम इफ़ेक्टिव बिजनेस होना चाहिए। तो इफ़ेक्टिव बिजनेस का क्या मतलब है? इफ़ेक्टिव बिजनेस आपका कमर्शियल बिजनेस भी हो सकता है, कोई इंडस्ट्रियल का इस्टेब्लिशमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो अपन ने यहाँ क्या बात करी कि कौन कौन से स्टेट होते हैं? एक होते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स जिसने पेरिस कन्वेंशन को क्या करके रखा है? साइन करके रखा है, ठीक है। तो उनको तो प्रोटेक्शन मिलना ही चाहिए। अब जब उनको प्रोटेक्शन मिलना ही चाहिए तो ये राइट कैसा हो गया उनके लिए? ये उनका वेस्टेड राइट होता है कि उनको तो मिलेगा ही, ठीक है। पर हमने यहाँ बात क्या करी कि जो नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है उनको भी किसी कंडीशन में प्रोटेक्शन मिलेगा, और वो दो कंडीशन क्या थी वो हमने डिसाइड करा, अभी डिस्कस किया, ठीक है। तो अब इनके लिए ये राइट कौन सा हुआ? ये राइट होता है कंटिंजेंट राइट, है ना। इसको हम बोलते हैं कंटिंजेंट राइट। तो जो हमारे आप बात कर सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स है उनको वेस्टेड राइट है कि उनको मिलना ही है, और जो नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है उनके लिए कैसा राइट है? कंटिंजेंट राइट। अब क्वेश्चन है कि कंटिंजेंट राइट का क्या मतलब होता है? कंटिंजेंट राइट मीन्स दे हैव टू फिल सम रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। ऑब्वियसली उनको दो रिक्वायरमेंट फिल करना पड़ेगी, पहली डोमिसाइल की, दूसरा इफेक्टिव बिजनेस की, तभी क्या कर सकते हैं? वो प्रोटेक्शन ले सकते हैं। तो ये बात की हमने किसकी? नेशनल ट्रीटमेंट की, दैट यू हैव टू प्रोवाइड इक्वल प्रोटेक्शन। सेकेंड प्रोविज़न आता है हमारा राइट ऑफ प्रायोरिटी। देखिए इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए सपोज इंडिया में एक ए सिटीज़न है, ठीक है। इन्हें क्या चाहिए? पेटेंट चाहिए। तो इन्होंने पेटेंट फाइल किया 20 नवंबर 2023 में, ठीक है। अब इन्हें दूसरी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स में भी क्या चाहिए? पेटेंट चाहिए। तो हम एक साथ एक ही दिन पे तो हर जगह पेटेंट ले नहीं सकते हैं, तो कुछ एक पर्टिकुलर पीरियड होता है ना जिसके अंडर आप क्या कर सकते हैं? पेटेंट ले सकते हैं। तो देखिए अगर आपको पेटेंट लेना है तो 12 मंथ का टाइम होता है, आपको इंडस्ट्रियल डिज़ाइन और मार्क के लिए 6 मंथ का टाइम आपको दिया गया है कि इस पीरियड के अंदर आप दूसरे कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स में भी अपना पेटेंट और डिज़ाइन ले सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो ए सिटीज़न है वो कहाँ चले गए? वो चले गए रशिया चले गए, ठीक है। अब रशिया में भी उन्होंने बोला कि मुझे पेटेंट दीजिए, और उन्होंने उसको 20 दिसंबर 2023 में उसको फाइल कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ? यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि जो एक रशिया का ही सिटीज़न भी है, ठीक है, रशिया का एक सिटीज़न भी है। अब उन्होंने भी सेम एप्लीकेशन फाइल करी, किस डेट पे?
20 दिसंबर 2023 में, ठीक है। बट अब क्वेश्चन तो ये आ जाता है ना कि अब प्रायोरिटी किसको दी जाए, अब प्रायोरिटी सिटीजन ए को दी जाए या प्रायोरिटी सिटीजन बी को दी जाए। तो राइट ऑफ प्रायोरिटी के अंदर क्या होता है, जो रेगुलर आपकी पेटेंट या जो भी रेगुलर एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, ठीक है, तो जो सबसे रेगुलर फर्स्ट एप्लीकेशन फाइल करेगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि सिटीज़न ए ने ऑलरेडी इंडिया में 20 नवंबर 2023 में फाइल किया हुआ था। इस वजह से प्रायोरिटी किसे दी जाएगी, सिटीज़न ए को दी जाएगी, ना कि सिटीज़न बी को, ठीक है। यहाँ पे आप एक और चीज़ समझ सकते हैं, यहाँ पे आपको नेशनल ट्रीटमेंट भी इधर से ही समझ में आ जाएगा। नेशनल ट्रीटमेंट का क्या मतलब है, ऐसा नहीं बोल सकता है रशिया कि यार ये तो हमारे यहाँ का नेशनल है, ये हमारे यहाँ का इंसान है तो हम बी को दे देंगे, नहीं है। यहाँ इसी चीज़ के लिए तो नेशनल ट्रीटमेंट उन्होंने रखा कि भाई जो आप अपनी कंट्री के सिटीज़न को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो अपनी कंट्री के सिटीज़न को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वही प्रोटेक्शन वही लॉ आपको दूसरी कंट्री के सिटीज़न को भी देना है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि राइट ऑफ प्रायोरिटी किसको देते हैं, क्या इसका मतलब है और ये कैसे दी जाती है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे कॉमन रूल्स की। तो कॉमन रूल्स में आता है सबसे पहले इंडिपेंडेंस ऑफ पेटेंट। देखिए हम जानते हैं कि हर एक कंट्री के अपने लॉज होते हैं, अपने कंट्री के रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। हो सकता है कि जो एक पेटेंट है भाई, सिटीज़न ए है वो अपना पेटेंट लेने आया है, ठीक है, एक कंट्री में। अब इस कंट्री ने क्या कर दिया, उसको रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं हम आपको पेटेंट नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि आपने ये जो फाइल किया है ये हमारे रूल्स के अंडर नहीं आता, तो हम आपको पेटेंट नहीं दे सकते, ठीक है। तो अब यार वो सोच रहे थे कि क्या मुझे दूसरी कंट्री में पेटेंट मिलेगा, मुझे इस कंट्री में तो नहीं मिला, तो क्या मुझे दूसरी कंट्री में मिलेगा। जी हाँ, आपको मिल सकता है। क्यों आपको मिल सकता है, क्योंकि हर कंट्री के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर एक कंट्री ने आपके पेटेंट को रिफ्यूज़ कर दिया, रिजेक्ट कर दिया या फिर एक्सेप्ट किया, तो जो दूसरी कंट्री है उसको भी वही करना है। वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपके पेटेंट को या आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकती है, रिफ्यूज़ भी कर सकती है और एक्सेप्ट भी कर सकती है, ठीक है। ये होता है इंडिपेंडेंस ऑफ पेटेंट। Each country has their own rules and regulations, and according to that rules and regulations, they will रिजेक्ट, रिफ्यूज़ और एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन, ठीक है। ये तो हमने इसकी बात करी। अब सेकंड, अगर हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो सभी कंट्री की अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है, क्योंकि सभी कंट्रीज़ के अपने ही डोमेस्टिक लॉज होते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात करी 3 प्रोविजंस की। 3 प्रोविजंस में क्या क्या आया, सबसे पहले नेशनल ट्रीटमेंट। नेशनल ट्रीटमेंट में हमने बात करी इक्वल प्रोटेक्शन की। सेकंड हमने बात करी राइट ऑफ प्रायोरिटी की, कि जो सबसे पहले रेगुलर एप्लीकेंट फर्स्ट आएगा उसको दी जाएगी। और थर्ड हमने किसकी बात करी, इंडिपेंडेंस ऑफ पेटेंट की। इंडिपेंडेंस मीन्स ईच कंट्री हैज़ देयर ओन रूल्स एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे विल रिजेक्ट, एक्सेप्ट और रिफ्यूज़ योर एप्लीकेशन, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम प्रोहिबिशन की बात करते हैं। इसमें क्या प्रोहिबिशन है, तो देखिए आप किसी भी स्टेट एम्ब्लेम को रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते। कोई ऑलरेडी रजिस्टर्ड मार्क है तो उसको भी आप रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते। कोई किसी का ऑफिशियल साइन है, कहीं का हॉलमार्क है, तब भी आप उसे रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो हम इसके एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क की तरफ चलते हैं। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क के अंदर, तो भाई पेरिस कन्वेंशन ने एक यूनियन बनाया ताकि आप अच्छे से उसके ऊपर काम हो सके और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट हो सके। तो अब इस यूनियन में 3 ऑर्गन थे, एक असेंबली, एग्जीक्यूटिव कमेटी और इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वीपो। तो असेंबली का क्या काम था, देखिए अगर हम सबसे पहले असेंबली की बात करते हैं तो असेंबली क्या है, उसकी चीफ गवर्निंग बॉडी होती है। उसका काम होता है जितनी भी पॉलिसी मेकिंग है, कंट्रोलिंग पावर्स है,
वो सब वो देखती है। इसमें हर कंट्रीज़ के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और वो उसको पूरा क्या करते हैं, वो उसके मैटर देखते हैं, क्या मेंटेनेंस, डेवलपमेंट, वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, असेंबली के अंदर आती है, ठीक है। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, हम उसके एग्जीक्यूटिव कमेटी की बात करेंगे। एग्जीक्यूटिव कमेटी का क्या काम है, वो सारे फंक्शंस के साथ डील करता है कि भाई कौन सा कब होना है, कैसे होना है, कब इनकी मीटिंग होना है, सारा कौन करता है वो काम, एग्जीक्यूटिव कमेटी करती है। इट प्रिपेयर्स द मीटिंग ऑफ द असेंबली एंड टेक ऑल द नेसेसरी मेजर्स टू एंश्योर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। ये और जो थर्ड हमारी आती है वो क्या आता है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वीपो। ये क्या है, इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन। इट परफॉर्म ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क कंसर्निंग, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है वो कौन करेगा, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वीपो करता है। अब बात ये कि इसका हेड कौन होता है, ठीक है। तो जो वीपो का डायरेक्टर जनरल होता है, द डायरेक्टर जनरल ऑफ वीपो इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन। क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन देखा। डिस्क्रिप्शन में हमने देखा कि ये कब आया, कब अमेंडेड हुआ, कब साइन हुआ, कब इफेक्टिव हुआ, है ना। इसके बाद हमने इसके नेचर की बात करी कि कैसा है, बाइंडिंग नेचर का है। इसके बाद हमने स्कोप की बात करी। इसमें हमने 3 प्रोविजंस देखे, कौन कौन से देखे, सबसे पहले नेशनल ट्रीटमेंट, राइट ऑफ प्रायोरिटी और कॉमन रूल का, ठीक है। उसके बाद हमने इसके प्रोहिबिशंस देखे और लास्ट में हमने इसके यूनियन के बारे में बात करी और यूनियन के क्या क्या फंक्शंस है वो भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किए। सो आई होप आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में भी आया होगा, पसंद भी आया होगा, और इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस छुपे हुए हैं। देखिए कोई भी एग्ज़ाम है ना तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछती है, और बहुत ही अच्छे से आज हमने क्या करा है, इसको डिस्कस किया है। फ्रेंड्स, अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप हमें यूट्यूब पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। फ्रेंड्स, हमारी वेबसाइट भी है tgagri.com करके, जहाँ पर आपको एग्रीकल्चर के सभी PDF, सभी चीज़ बहुत ही प्रॉपर मैनर में मिलेगी। तो आप एक बार वहाँ पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। और साथ ही अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, पर उससे पहले स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।